औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है और मैंने अब से स्लाइड्स जो है ना उस पर मैं आपको लेक्चर नहीं दे पाऊँगा क्योंकि उस पर मेरा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है, जिसकी वजह से जो है मुझे प्रॉब्लम होती है और मैं सारा दिन जो है स्लाइड्स प्रिपेयर करने में मेरा लग जाते हैं। ठीक है, तो और टीचर्स जो तरीका कर रहे हैं मैं उसी को ऑप्ट करूँगा और आज के बाद जो है हम इस तरीक़ों से यूज़ करेंगे ताकि मैं आपका ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स कवर कर सकूँ। इससे पहले हमने पढ़ा था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स यूडीएचआर 1948 में आया था और मैंने आपको बताया था कि यूडीएचआर में जो मेन प्रॉब्लम था वो बाइंडिंग नहीं था। ठीक है, उसकी इन्फोर्सिबिलिटी नहीं हो सकती थी और अगर कोई स्टेट जो है उसको वायलेट करता था तो आप उसके ख़िलाफ़ जो थे अदालत नहीं जा सकते थे। इंटरनेशनल लेवल पे उसके ख़िलाफ़ आपको कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है उसको इन्फोर्समेंट देने के लिए, उसको बाइंडिंग करने के लिए जो है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो है वो लागू किया गया। ठीक है, अब इसका हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। इसमें ज़्यादातर जो राइट्स है, एक बात मैं आपको बताऊं कि इसमें ज़्यादातर जो राइट्स है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में वो क्या है, वो जो है यूडीएचआर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स से लिए गए हैं। ठीक है, तो वो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इसमें जब हम राइट्स के चैप्टर पे जाएंगे तो राइट्स में जो जो जिस चीज़ की एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होगी मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन जो पहले से हम पढ़ चुके हैं तो मेरा ख्याल है दोबारा उसको जो है बिला वजह उस पर टाइम ज़ाया करने की बजाय हम आगे का जो कोर्स है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा, इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। द ICCPR इज़ अ मल्टीलेटरल ट्रीटी। ठीक है, ICCPR जो है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो है ये मल्टी नेशनल ट्रीटी है। ये बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में जो ममालिक हैं, ये एक बायलैटरल ट्रीटी होती है जिसमें दो ममालिक होते हैं और एक मल्टीलेटरल ट्रीटी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा ममालिक होते हैं। तो ICCPR क्या है, ये मल्टीलेटरल ट्रीटी है और इसमें बहुत ज़्यादा ममालिक जो हैं, आगे हम पढ़ेंगे भी, ये इसमें बहुत ज़्यादा ममालिक जो हैं इसका हिस्सा हैं, इसका पार्ट है। adopted by the UN General Assembly on 16 December 1966। ये जो है इसको अडॉप्ट किया है यूएन जनरल असेंबली ने 16 दिसंबर 1966 को। ठीक है, 1966 को जो है ये यूएन जनरल असेंबली ने इस ट्रीटी को अडॉप्ट किया है। ठीक है, और मैं आपको ये भी बताऊं कि ट्रीटी के अडॉप्टेशन के दो मराहल होते हैं, एक जब स्टेट्स उसके ऊपर साइन करते हैं और दो जब उसकी रिक्वायरमेंट नंबर जब पूरे हो जाते हैं तब से वो लागू होती है। कि मिसाल के तौर पर किसी ट्रीटी में लिखा होता है कि जब 40 ममालिक इसको जो है रेटिफाई कर लेंगे, इसको साइन कर लेंगे, तब से ट्रीटी जो है उन पे बाइंडिंग होगी। ठीक है, तो इसी तरह ये भी है जो इसको अडॉप्ट तो 16 दिसंबर 1966 में किया गया है। ICCPR केम इनटू फोर्स ऑन 23 मार्च 1976 और ये जब इन्फोर्स हुई है, जो इसके रिक्वायर नंबर ऑफ कंट्रीज जब जब स्टेट ने इसको क्या किया, रेटिफाई कर दिया और उन्होंने अपने ऊपर इसको लागू कर दिया, तो ये 23 मार्च 1976 से क्या हो गई, एनफोर्समेंट में आई। ये 23 मार्च 1976 से लागू हो गई। एक बात याद रखिए कि जो हमारे नेशनल लॉज होते हैं, जो एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं या जो ऑर्डिनेंस होते हैं, उसमें लिखा गया होता है कि ये लॉ कब से लागू होगा। मिसाल के तौर पर अगर आज पार्लियामेंट एक लॉ बनाती है तो उसमें उन्होंने लिखा होता है कि ये जो है 5 जनवरी से या 31 दिसंबर से या 28 दिसंबर से या 30 दिसंबर से या फरवरी से क्या होगा, लागू होगा। लेकिन ट्रीटी में उन्होंने ऐसा नहीं लिखा होता। ट्रीटी में ये लिखा होता है कि मिसाल के तौर पर उसको जब 20 ममालिक क्या करेंगे या 40 ममालिक रेटिफाई करेंगे तो उस दिन से क्या होगा, लागू होगा। ICCPR इज पार्ट ऑफ इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, ICCPR क्या है, इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स का हिस्सा है, उसका पार्ट है, अलॉन्ग विद ICCPR एंड UDHR, इंटरनेशनल कोवेनेंट इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स, और UDHR और ICCPR, इन तीनों को मिला के इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स कहा जाता है। ये बात याद रखें, ये आपसे जो है भूलना नहीं चाहिए कि ICCPR जो है, UDHR और इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स, तीनों को मिला के जो है हम उसको क्या कहते हैं,
इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स कहा जाता है, ये आपसे नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ICCPR हैज़ 173 पार्टीज। ICCPR में 173 ममालिक जो हैं ये इसके पार्टी हैं। 173 ममालिक ने क्या किया है, इसे रेटिफाई किया हुआ है, उन्होंने अपने ऊपर जो है इसको लागू किया हुआ है। और ये बात याद रखें कि इसी वजह से हम इसे मल्टीलेटरल ट्रीटी कहते हैं, क्योंकि इसके रेटिफाई करने वाले ममालिक की तादाद बहुत ज़्यादा है। 173 ममालिक जो हैं इन्होंने इसको क्या किया है, रेटिफाई किया हुआ है, और इन्होंने इसको क्या किया है, अपने ऊपर लागू किया है, ठीक है। 25 स्टेट्स आर नॉट पार्टी टू इट। 25 जो स्टेट्स हैं दुनिया में, 25 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने ICCPR को आज तक जो है रेटिफाई नहीं किया हुआ। उसमें मुत्तहिदा अरब इमारात वगैरह ममालिक जो है, चाइना भी उसमें शामिल है कि इन्होंने इसको क्या किया है, रेटिफाई आज तक इसको नहीं किया हुआ, ठीक है। एक बात ये याद रखें। अच्छा, इसके बाद है, हम आते हैं इसकी कंपोजिशन पे, ठीक है। कंपोजिशन पे अब आते हैं कि ट्रीटी जो है इसके कितने आर्टिकल्स हैं और इसमें कितने प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। कंपोजिशन जो है ICCPR से 53 आर्टिकल्स, ये भी आपसे नहीं बोलना चाहिए कि ICCPR में टोटल आर्टिकल्स कितने हैं, 53 हैं, एंड 3 एडिशनल प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। हमारे मुल्क की कवानीन को या कॉन्स्टिट्यूशन को जब उसमें चेंजेस की जाती है तो उसको हम अमेंडमेंट कहते हैं, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन में जो तब्दीलियां लाई जाती हैं तो उसको हम अमेंडमेंट कहते हैं। और ट्रीटीज़ में, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जो होते हैं, जब उसमें कोई तब्दीली लाई जाती है, कोई नई चेंजेस लाए जाते हैं तो उनको हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। तो 3 एडिशनल प्रोटोकॉल्स का मतलब ये है कि इस ट्रीटी को जो है 3 दफ़ा क्या किया गया है, अमेंड किया गया है। कोई ट्रीटी जो है उस वक्त से लागू नहीं होती जब तक ममालिक जो हैं उसको, वो प्रोटोकॉल्स को उसको रेटिफाई ना कर लें, ठीक है। तो प्रोटोकॉल्स को आपने अलग रेटिफिकेशन पर बाद में देनी होती है अगर उसको बाद में तरमीम की जाती है, ठीक है। थर्ड प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड इन 1998, ठीक है। थर्ड जो प्रोटोकॉल था ICCPR का, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट का, वो कब, 1998 को अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। तो ये क्या है, यानी इसमें तीसरी जो तरमीम है, जो थर्ड अमेंडमेंट है, वो कब लाई गई थी, 1998 में। ये भी आपसे नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रहना चाहिए। its enforcement is monitored by यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमेटी। इसकी जो एनफोर्समेंट है वो क्या है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमेटी इसके अंडर बनाई गई है, और वो कमेटी क्या करती है, इसकी एनफोर्समेंट पे नज़र रखती है कि क्या इसको इन्फोर्सेबल किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, और कौन से मुल्क में इसकी कितनी वायलेशन हो रही है। और अगर आप कोई कंप्लेंट भी लेकर जाएंगे तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमेटी में लेके जाएंगे, यूनाइटेड नेशन की जो कमेटी है। और इसके साथ इंशाल्लाह यूनाइटेड नेशन की कमेटी के बारे में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके बाद, ठीक है। ये याद रखें कि इसके, ये जो है ना, ट्रीटी बेस्ड ऑर्गन्स है, यानी कुछ ट्रीटीज़ ऐसी हैं जिस तरह आपका इंटरनेशनल रेफ्यूजीज़ कन्वेंशन है कि वो क्या है, उसमें रेफ्यूजीज़ कमीशन उसके इन्फोर्समेंट के लिए ख़ुद ही उस ट्रीटी में एक बॉडी क्रिएट की गई है कि वो उसकी जो इन्फोर्समेंट पे नज़र रखना जो है वो उस ऑर्गन का काम होता है जो उसके अंदर क्या किया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है। ये बात याद रखिए, ठीक है, ये आपसे भूलनी नहीं चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद है बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि ये कब से लागू हुई, इसकी वजह क्या थी और क्या रीज़न थे कि हमें इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की ज़रूरत पड़ी। क्या क्या ऐसे पास्ट में जो है ऐसे कौन कौन से जो इवेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से इसको कर दिया गया। ऑल द UN हैज़ पास्ड UDHR इन 1948। हमें पता है कि यूएनओ ने जो है UDHR को 1948 में क्या कर दिया था, अडॉप्ट किया था, पास्ट कर लिया था। 10 दिसंबर 1948 जो ह्यूमन राइट्स डे भी है, उसमें UDHR आपको याद होगा क्या किया गया था, UN रेजोल्यूशन की सूरत में इसको अडॉप्ट किया गया था। बट UDHR was mere declaratory in nature and was not binding।
और ये भी हमें पता है कि यूडीएचआर क्या था, सिर्फ डिक्लेरेटरी था, उसमें सिर्फ राइट्स बताए गए थे और स्टेट्स के ऊपर बाइंडिंग नहीं था, उसकी इन्फोर्समेंट नहीं हो सकती थी, मेयर डिक्लेरेशन था। स्टेट ने सिर्फ ये माना था कि हाँ ह्यूमन राइट्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं माना था कि हम अपने कवानीन में और अपने सिटीजन्स को जो है ये राइट्स देंगे। उस वक्त उन्होंने सिर्फ क्या किया था, इसको डिक्लेयर किया था। और मैंने आपको उस वक्त बता दिया था कि जस्ट यूडीएचआर जो था उसके आने के बाद भी दुनिया में ह्यूमन राइट्स की बहुत ज़्यादा वायलेशन हुई, और ये सिर्फ क्या थे, वर्ड्स ऑन पीस ऑफ पेपर, कागज़ पे सिर्फ लफ्ज़ से ज़्यादा उसकी कीमत नहीं थी। देयर वॉज नीड ऑफ कोवेनेंट टू मेक इट बाइंडिंग। इंटरनेशनल ट्रीटी कोवेनेंट की ज़रूरत थी कि इसको क्या किया जाए, बाइंडिंग किया जाए, यूडीएचआर को जो है लागू किया जाए और उसको बाइंडिंग किया जाए। तो इसके लिए क्या किया गया, आईसीसीपीआर यानी इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट जो था, जो इन्फोर्समेंट भी जिसकी हो सकती है, जो बाइंडिंग है, इसको क्या कर दिया गया, यूडीएचआर के बाद इसको 1966 में जो है इसको अडॉप्ट किया गया और 1976 से ये इन्फोर्समेंट में आया है। ठीक है, तो इसके इन्फोर्समेंट में तकरीबन 10 साल का अरसा जो है लगा। लेकिन यूडीएचआर यानी बहुत सारे स्टूडेंट के जहन में ये सवाल आते हैं कि जब यूडीएचआर मौजूद है तो इंटरनेशनल कोवेनेंट एंड सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो आप अगर इसको आप पढ़ते हैं इस ट्रीटी को, तो इसमें वही राइट्स दोबारा दिए गए हैं जो यूडीएचआर में शामिल है। इसकी वजह ये थी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स वॉज मेयर डिक्लेरेशन और बाइंडिंग नहीं था। बट देयर वॉज पॉलिटिकल डिवीजन बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट ब्लॉक। कैपिटलिस्ट जो है वो सिविल राइट्स को अलग तरीके से देखते हैं, और जो कम्युनिस्ट है ब्लॉक है, जिस तरह चाइना था उसमें यूएसएसआर था, वो क्या थे, वो पॉलिटिकल राइट्स और सिविल राइट्स को अलग तरीके से देखते हैं। तो इस पे इनके दरमियान एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा था, जिसमें बहुत ज़्यादा अरसा लगा, और 1948 के बाद तकरीबन 18-20 साल के अरसे के बाद जो है वो दोनों ब्लॉक्स इस पे राज़ी हुए। हालांकि चाइना ने जो है अभी तक इसको क्या है, रेटिफाई नहीं किया हुआ। ठीक है, ये बात याद रखिए, चाइना ने आज तक इसको साइन नहीं किया हुआ। द डिवीजन वॉज स्पेसिफिकली विद रिगार्ड टू सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। ठीक है, डिवीजन जो थे वो ज़्यादातर सिविल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल राइट्स के हवाले से था। और इन दोनों में मतलब है कि जो कम्युनिस्ट है वो इकोनॉमिक और कल्चरल राइट्स को दूसरे नज़र से देखते हैं, और जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक है दुनिया में वो अलग तरीके से देखता है। तो इस वजह से इन दोनों में जो है बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ था, और यूडीएचआर को जो है इस पे जो है एग्रीमेंट आईसीसीपीआर तक आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। द डिवीजन वॉज स्पेसिफिकली विद रिगार्ड, अच्छा ये हम पढ़ चुके। देयरफॉर कन्वेंशंस वर पास्ड, वन रिलेटेड टू सिविल पॉलिटिकल राइट्स। एक कन्वेंशन पास किया गया जो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स से रिलेटेड है। ठीक है, जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसको कहते हैं आईसीसीपीआर, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है, और दूसरा जो था रिलेटेड टू इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल राइट्स। ठीक है, दूसरा जो है इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स से रिलेटेड है, जिसको हम क्या कहते हैं, ICESR। ठीक है, यानी इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। इसमें आपके जो ICCPR है इसमें आपके सिविल और पॉलिटिकल राइट्स दिए गए हैं, जबकि ICESR में जो है आपके इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स दिए गए हैं। दोनों में फ़र्क है, और ये एक रीज़न इसका ये भी है कि स्टेट्स की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, उनकी कल्चर जो होते हैं, सोशल कंडीशन स्टेट्स की अलग अलग होती हैं। तो इस वजह से जो है दोनों को अलग अलग अडॉप्ट किया गया। सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की जो है, जिस तरह फ्रीडम ऑफ असेंबली है, मूवमेंट है, फेयर ट्रायल है, ये स्टेट्स जो है इसकी इन्फोर्समेंट अपने कवानीन के ज़रिए कर सकते हैं। लेकिन राइट टू एजुकेशन देना, सैलरी देना, एम्प्लॉयमेंट देना, ये स्टेट की इकोनॉमिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है। इस वजह से इसको लागू करने में बहुत ज़्यादा अरसा लगा। ठीक है, अच्छा अब आगे जाते हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स में हम ये पढ़ेंगे कि इसको जो है ICCPR को किन किन उसूलों के बेस पे जो है बनाया गया है, इसमें कौन कौन सी चीज़ों को उन्होंने मद्देनज़र रखा, इसकी उसूल क्या हैं, और ये क्यों जो है इसकी ज़रूरत पड़ी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है,
राइट्स गिवन इन कन्वेंशन स्प्रिंग फ्रॉम इनहेरेंट डिग्निटी ऑफ मैन। इसका जो बेसिक पर्पज ये है कि इसमें जो राइट्स दिए गए हैं ये स्प्रिंग फ्रॉम इनहेरेंट डिग्निटी ऑफ मैन, ठीक है। ये हर एक इंसान जो है बाई नेचर, चाहे वो उसके पास पैसा हो या ना हो, काला है गोरा है, वो सिर्फ इस वजह से उसकी डिग्निटी है कि वो इंसान है, वो एज ए नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग है। तो इस वजह से इसका पहला उसूल ये है कि दुनिया में चाहे कहाँ भी जहाँ भी इंसान है, चाहे वो पाकिस्तान में है, इंडिया में है, श्रीलंका में है, अमेरिका में है, वो सब इक्वल हैं, उन सब की एक जैसी डिग्निटी होती है। ये नहीं कि ब्लैक की डिग्निटी नहीं है वाइट की है, या वाइट की डिग्निटी नहीं है ब्लैक की है, अमीर की नहीं है गरीब की है, या गरीब की नहीं है अमीर की है। इस चीज़ पे कोई भी जो है इंटरनेशनल लेवल पे फ़र्क नहीं किया जाएगा। और इसको जो उसूल है सबसे पहले कि जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हैं वो स्टेट के तमाम लोगों को जो है अवेलेबल होंगे और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपनी पार्लियामेंट तक एक्सेस हासिल कर सके, इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सके, डेमोक्रेटिक प्रोसीजर जो है उनको स्टेट क्या करेंगे, ऑप्ट करेंगे, ताकि ये जो ह्यूमन बीइंग के दरमियान जो है जो फ़र्क है इसको ख़त्म किया जा सके। और कोई भी इंसान बाई नेचर जो है सारी ज़िंदगी ग़ुलाम रहने के लिए नहीं पैदा होता, और ना ही कोई इंसान जो है पूरी ज़िंदगी हुकूमत करने के लिए पैदा होता है। तो इसको जो है कहते हैं कि सारे इंसान की डिग्निटी जो है वो एक जैसी है। फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड वांट इज द आइडियल फॉर विच ह्यूमन बीइंग शुड स्ट्राइव। इसमें कहा गया कि फियर और वांट जो है, अरेस्ट वगैरह, इन चीज़ों को ख़त्म किया जाएगा। बिला वजह किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकेगा, डिटेन नहीं किया जा सकेगा, उनसे आज़ादी दिलवाई जाएगी। और ये ऐसी उसूल होंगे जिसके लिए तमाम इंसानों को, तमाम ह्यूमन बींग्स जो हैं, जितनी भी मखलूक है दुनिया में, जितनी भी इंसान है, वो कोशिश करेंगे अपने लेवल पे अपने सिटीजन्स को इन चीज़ों से निजात दिलाने के लिए, ताकि वो जो है अच्छी तरीके से ज़िंदगी गुजार सके और बिला वजह जो है उनको डिग्रेडिंग सिचुएशन में ना रखा जाए। आइडियल कैन बी अचीव्ड बाय क्रिएटिंग फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशंस क्या होंगे कि ऐसा माहौल पैदा किया जा सके कि मिसाल के तौर पर कॉलेज है तो उसमें पढ़ा जा सके, फैक्ट्री है तो उसमें काम किया जा सके, वो माहौल, वो इन्वायरमेंट जो है इंसानी सेहत के ख़िलाफ़ ना हो, वो जो इंसान है उससे खाने पीने के लिए जो है साफ़ चीज़ें हों, जो साफ़ पानी मुहैया किया जाए उनको खाने पीने का। इस वजह से आप देखते हैं कि इंटरनेशनल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें जो फूड्स के हवाले से वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन है, इन चीज़ों को भी इस्टेब्लिश किया गया ताकि इंसान जो हैं उनको ख़ुराक, खाने पीने की जो ज़रूरतें हैं, इंसान की जो बेसिक कंडीशंस हैं उनको पूरा किया जा सके। दुनिया में ऐसे कई इंसान हैं जिसको अभी तक पीने का और खाने के लिए साफ चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। इंडिविजुअल हैज़ ड्यूटी टूवर्ड्स अदर्स एंड कम्युनिटी। इसका दूसरा उसूल ये है कि इंडिविजुअल ये ना समझे कि उसको जब ये राइट दिए गए हैं तो उसकी ड्यूटीज़ ख़त्म हो गई हैं कम्युनिटी के लिए और उसके लिए। अगर आपका फ्रीडम ऑफ असेंबली स्पीच है तो आप दूसरों की असेंबली स्पीच का एहतराम करेंगे, दूसरों के फेयर ट्रायल के राइट्स का एहतराम करेंगे। आपका अगर पढ़ने का राइट है तो दूसरों का भी राइट है, आप उसको जो है उसमें खलल नहीं डाल सकते, उसकी वायलेशन नहीं कर सकते। और ये कहा गया कि इंडिविजुअल्स के जो राइट्स हैं कम्युनिटी के लिए वो उसको परफॉर्म करेगा, और ये जो है इसका उनके ऊपर जो है कोई असर नहीं होगा। इंडिविजुअल्स को अपने राइट्स क्या करने होंगे, परफॉर्म करने होंगे, और अपनी ड्यूटीज़ भी परफॉर्म करनी होंगी, चाहे वो टूवर्ड्स द कम्युनिटी है या अदर इंडिविजुअल्स के लिए है, लेकिन उसको अपने राइट्स क्या करने होंगे, परफॉर्म करने होंगे। ठीक है, इसमें अब लास्ट पढ़ते हैं। इंडिविजुअल्स आर बाउंड टू वर्क फॉर द प्रमोशन एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ राइट्स गिवन ICCPR। कहते कि इंडिविजुअल बाउंड है कि वो क्या करे, इसके अंदर जो राइट है उसको क्या करे, प्रमोट करे, और लोगों को भी बताए कि आपके राइट्स हैं, और जिसकी वायलेशन हो रही है, अगर किसी और बंदे के राइट्स की वायलेशन भी हो रही है तो उसके राइट्स के लिए भी जो क्या है, आवाज़ उठाया जाए, उसकी ऑब्जर्वेंस को यकीनी बनाया जाए, और उनको क्या करें, प्रमोट किया जाए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और ICCPR में जो है ये राइट्स दिए गए कि आप क्या करेंगे। इस उसूल पे बनाया गया कि आप दूसरों के अगर राइट्स, उनको असेंबली से रोका जा रहा है या फेयर ट्रायल का राइट नहीं दिया जा रहा, तो कहते कि इंडिविजुअल्स की जो है ये उन पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने अपने स्टेट्स के अंदर जो हैं इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करें, आवाज़ उठाएं। तो प्रमोशन ऑब्जर्वेंस, और उनकी जो है ऑब्जर्वेशन को क्या करें, यकीनी बनाएं।
ओके, थैंक यू सो मच। इधर पे आके हमारा आज का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है। अगर आपकी माइंड में जो है कोई भी क्वेश्चन है या किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा है कि कोर्स कंटेंट शेयर करें, तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द उसको देख लेता हूँ, मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपके कोर्स में शामिल है और आप इसकी प्रिपरेशन जो है अच्छी तरीके से करें।